अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर बलूचिस्तान होगा हमारा फोकस, बलूचिस्तान के मसाइल और हालिया सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए रेस्क्यू और रिलीफ के अमल के बाद अब होगा रिहेबिलिटेशन का मसला। जो सबसे बड़ा इशू होगा रिहेबिलिटेशन के लिए और असर नौ बहाली के लिए और रीसेटलमेंट के लिए हमारे जो कैपेसिटी इशूज़ हैं, इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने क्या इकदाम किए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा महरूम सूबा है जो न सिर्फ एक तजर्बागार रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए। जब भी मौसम तब्दील होता है, हवाओं का रुख बदलता है, तो पहले ये हवाएं बलूचिस्तान के सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सियासी ढांचे को हिलाते हुए ये हवाएं रुख करती हैं वफाकी दारुल हुकूमत तक का, वफाक का, और उसके बाद दीगर सूबों पर इसका असर होता है। इस मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का एक और मरहला नज़र आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि कुद्दूस बिज़ंजो साहब जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक मुलाकात हुई थी जाम कमाल साहब। बकौल कुद्दूस बिज़ंजो साहब के जाम साहब ने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो उनके पास गए और एक खैर सगाली का पैगाम लेकर गए। लेकिन जाम साहब ने भी बड़े खुश असलूबी से और बड़े पुरजोश अंदाज से ये कहा कि कुद्दूस साहब, मुझे आपसे ज़ाती कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, पॉलिसी पे इख्तिलाफ़ात हैं, आपकी कंडक्ट पे इख्तिलाफ़ात हैं, आपके तर्ज़ अमल पे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन जो सियासी इख्तिलाफ़ है और जो उसूली इख्तिलाफ़ है वो रहेगा। और उसके बाद हमने देखा बड़ी डेवलपमेंट हुई। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में बैठ के भी हमने जमीयत उलमा इस्लाम पर काफ़ी तनकीद की और मुझे लगता है शायद उसका असर भी हुआ। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़िलहाल कुद्दूस बिज़ंजो साहब के साथ इक़्तिदार के ऐवानों में या नशिस्त पर बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब इस मुलाकात के बाद, जो कि अच्छी अटैम्प्ट थी, बड़ी पॉजिटिव अटैम्प्ट थी गो के कुद्दूस बिज़ंजो की जानिब से, लेकिन जाम कमाल साहब का जो रिस्पॉन्ड था वो इतना खुशाइंद नहीं था और उल्टा उनके गले पड़ गया और दोबारा से अपोजिशन मुत्तहद हो गई। और लगता ऐसा है कि अब जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मैंगल और दीगर इत्तेहादी अब जाम कमाल के साथ और नाराज़ अरकान, वैसे नाराज़ अरकान पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं और सबसे ज़्यादा नाराज़ जो होते हैं वो बलूचिस्तान के अरकान ही नाराज़ होते हैं। और वो नाराज़ कैसे होते हैं जी? वो चीफ मिनिस्टर से नाराज़ होते हैं और बदकिस्मती ये है कि अवाम की फलाह बहबूद या उन मनसूबों पर नाराज़ नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ वजारतों पर नाराज़ होते हैं। वजारतों की रसाकशी आज की बात नहीं है, लेकिन इस टेन्योर में हमने देखा सबसे ज़्यादा जाम कमाल साहब को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए फारिग किया गया, उसके बाद कमिटमेंट्स की कुद्दूस बिज़ंजो साहब ने, उन्होंने कहा सब के सब वज़ीर बन जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ वज़ीर बने और कुछ आज भी फ़कीर हैं। वो चाहते हैं कि हम भी इस मनसब से फ़ायदा उठाएं, लेकिन क्या होगा मुतासरीन का, ये किसी ने नहीं सोचा। मुतासरीन की मदद कैसे की जाएगी, मुतासरीन के लिए इमदाद कैसे की जाएगी, मुतासरीन की बहाली का अमल कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। आज भी कोयटा का सर्द मौसम जो -16 तक पहुँच जाता है जनवरी के महीने में जाके, आज वो लोग इंतज़ार में हैं हुकूमत के, लेकिन हुकूमत इंतज़ार में है अपने नाराज़ लोगों के। मामलात हैं क्या, किस तरफ जा रहे हैं, ये रसाकशी कब ख़त्म होगी, अवाम के मसाइल पे कब बात होगी, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी पर कब बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कब बात होगी, ये हमारी बदकिस्मती, हमारी बैड लक है। लेकिन हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप वाटर एक्सपर्ट हैं, माहिर आब हैं और इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो सियासी पहलू है जिसे हम थोड़ी देर में उस पर बात करेंगे। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान भी कुछ देर में कोयटा स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये बताइएगा कि बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको दोबारा से रीबिल्ड करना, लेकिन रीसेटलमेंट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे कैपेसिटी इशूज़ हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बलूचिस्तान के पास पहले ही फंड नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होगा सर? ये सब आप बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते हैं और समझते हैं। देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी भी है हमारे अपने लोगों में और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि वो कैपेसिटी और वो रिसोर्सेज हम बरूए कार नहीं ला रहे। देखिए, जब आप रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं लोगों की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी जो रिहेबिलिटेशन है उसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हायल हैं, उसके लिए आपको डेटा चाहिए। अब अगर आप देखें तो हम आजकल एक डिजिटल एज में रह रहे हैं और डेटा मौजूद है, हर चीज़ का डेटा है हमारे पास। देखिए, दुनिया ने सैकड़ों सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं खिला में जो डेटा मॉनिटर कर रहे हैं और उस डेटा की एक्सेस जो है वो
वेब के रिसोर्सेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमें है, और हम उसको फ्री उस डेटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटा है उसमें एसेट्स का डेटा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा है, हमारे पास प्री डिज़ास्टर का डेटा है, हमारे पास ड्यूरिंग डिज़ास्टर का डेटा है, हमारे पास पोस्ट डिज़ास्टर का डेटा है। अगर हम सैटेलाइट रिसोर्सेज से वो डेटा लें, स्पेशली बलूचिस्तान का जो सूबा है जो कि बहुत बड़ा है, आबादी कम है, वसाइल कम है, तो हर जगह पे जाके ग्राउंड पे आप चीज़ों को नहीं देख सकते। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये इतनी ज़बरदस्त हमारे पास एक रिसोर्स है डेटा का। देखें, हर हफ्ते में एक सैटेलाइट है जो यहाँ से गुजरता है, कोई और है वो हर 10 दिन के बाद गुजरता है, कोई ऐसा है जो हर तीसरे चौथे दिन के बाद गुजरता है, और उन सब ने अपना अपना डेटा जो है वो वेब के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। अब ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अगर इस टाइम पे भी वो डेटा जो इस वक्त मौजूद है, फ्री मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल ना कर सकते अपने लोगों के लिए, तो इस मतलब है कि सिर्फ ये कहते रहना कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। भाई रिसोर्सेज जो हैं आप उनको तो इस्तेमाल करें ना। फिर उनको इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि जब आपके पास डेटा आ जाता है, आपके पास पिक्चर आ जाती है, आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनको अपनी अपनी जगह का पता होता है। इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब, विल की कमी है फिर जी, विल की, या हम करना नहीं चाहते। देखिए, किसी न किसी तरफ से तो आपने शुरू करना है। अब ये जो मैं सैटेलाइट के डेटा की बात करूं, इसमें इतनी ज़्यादा आसानी है हमारे लिए। देखिए, अब इसमें हम करते क्या हैं कि आपने एसेट्स का डेटा जो है उसकी डेटाबेस बनानी शुरू कर दी। ठीक है, आपके रोड्स किधर हैं, आपके ब्रिजेस किधर हैं, आपके जो डैम्स बने हुए वो किधर हैं, आपके नाले खाले कैनाल्स किधर हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ किधर हैं, इंडस्ट्रीज़ किधर हैं। फिर आप ये सब कुछ सारी इन्वेंट्री बनाने के बाद इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। आप उसकी सोशल इंडेक्सिंग करते हैं कि जी एक रोड जो है वो सोशली कितने बेनिफिट दे रही है। फिर आप उसकी जो है वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वो इन्वेंट्री करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं कि वो उसमें कितना कितना इकोनॉमिक फ़ायदा दे रही है, किधर किधर कितना कितना पैसा जनरेट हो रहा है, कितनी इकॉनमी जनरेट हो रही है। फिर आप उसकी एनवायरमेंटल इंडेक्सिंग करते हैं। ये सारी इंडेक्सिंग करने के बाद आप इन इंडेक्सेस का एक वो फार्मूला बनाते हैं। मैं चाहता हूं मैं साथ में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ क्वेटा स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद ज़हूर अहमद आगा, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असगर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम फेज से आपका ताल्लुक है। असगर तरीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम आपकी तरफ आते हैं जी। डॉक्टर साहब, आप बात मुकम्मल करें, फिर हम ज़हूर आगा साहब की तरफ और फिर तरीन साहब से बात करेंगे। जी, मैं बात कर रहा था इंडेक्सिंग की कि आप वो सारी जब इंडेक्सिंग करते हैं तो उससे आपको एक स्कोर मिलता है। ठीक है, उस स्कोर से नहीं तो आप क्या समझते हैं, टेक्निकल लोगों को या तकनीकी मावनत नहीं हो रही बलूचिस्तान के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके? देखिए, तकनीकी मामला तो उस वक्त होगी ना जब आपको पता होगा कि ये तकनीकी मावनत करनी है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को और बाकी डिसीजन मेकर्स को जो फेडरल में बैठे हुए हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मुमकिन है, और इसके लिए आपके पास जो है वो वर्क फोर्स भी है। आपकी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ी हुई हैं GIS के स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, उनको आप एंगेज करें कि वो चीज़ आपको बना के दें। क्योंकि जब आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, आपका एक वल्नरेबिलिटी का स्कोर निकल आएगा, आपके एसेट्स का, आपकी पॉपुलेशन का, उन सारी चीज़ों का, तो फिर उस स्कोर के तहत आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज निकल आएंगी कि अगर आपको जब बाहर से पैसा मिलता है या कोई इंटरनल आपको पैसा मिलता है तो आपने उस पैसे को कहाँ पे लगाना है, यूटिलाइज कैसे करना है। और ये जो प्रोसेस है ये सारा इतना ट्रांसपेरेंट है कि इस वक्त जो दुनिया को आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो कहते हैं कि जी हम आपको पैसा दें तो हमें पता ही नहीं कि वो लगेगा किधर, हम लगा भी दें तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता किधर लगाया। तो जब आप इस तरह के साइंटिफिक तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा, तो ट्रस्ट डेफिसिट साइंटिफिक तरीके से आएंगे तो खत्म होगा ये ट्रस्ट डेफिसिट जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। मैं इस पर मजीद भी बात करूंगा। सैयद ज़हूर अहमद आगा साहब, आपका बड़ा एक अहम मनसब रहा है, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के आप रहनुमा भी हैं। बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अभी हमने रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करना है बलूचिस्तान को, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो रीसेटलमेंट है। यानी पहले इंक्रोचमेंट हुई हुई है, नदी नालों के रास्ते में घर बनाए हुए हैं। हुकूमत वक्त, मुझे इस बात में कोई हिचकिचाहट नहीं है कहते हुए, कोई नाराज होता है तो होता रहे,
बलूचिस्तान हुकूमत मुझे सोती हुई नजर आ रही है मुतासरीन के मामले में। सिवाय हुकूमत जाग रही है बलूचिस्तान की, तो हुकूमत बचाने के चक्कर में कि भाई मेरी कुर्सी ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, डॉक्टर बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, जो आपने बात की बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से बात की, बिल्कुल मुझे कहते हुए थोड़ा सा इसमें भी अफसोस तो नहीं होता। बहरहाल अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स को या हमारे माशरे के या हमारे सूबे के, हमारे मुल्क के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनको अगर आप तहे दिल से उनको एक्सेप्ट ना करें और उनको हकायक को मान ना ले, तो जब तक वो प्रॉब्लम्स आपकी हल नहीं होती, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप प्रॉब्लम्स के हल तक पहुँचें। तो हम दरअसल में इसी कशमकश में मुब्तला है। मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो हालिया अभी जो सैलाब आए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो सैलाब आए हैं, पूरे मुल्क में तकरीबन आए, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में बहुत ज़्यादा आए। तो इसमें मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि इस गवर्नमेंट के पास, हमारे इस गवर्नमेंट की बस में ही नहीं थी ये बातें, न हैं। अब भी मैं कहता हूँ, क्योंकि उनके पास ना उन्होंने कभी भी इस बारे में सोचा है, ना उन्होंने इस बारे में कोई काम किया है, ना उन्होंने कोई तैयारी की है कि अगर इस हमारे इस तरह के कुदरती आफात से निपटने के लिए हम पहले से कोई तैयारी करें, कोई होमवर्क करें और उस पर काम करें, बजाय कोई, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारे पास ये साथ जो हरनाई में ज़लज़ला आया था, तो हमारे पास यकीन करें उतने इक्विपमेंट नहीं थे कि हम वो लाशों को या वो जो मलबे को उठा हुए थे उनको वो मलबे तले से जो हम हटा सके, उनको उठा सके। तो ये यहाँ तक तो हमारी हालत है। तो हम ये कभी भी ये आफात आते रहते हैं, लेकिन हम इनसे कोई इबरत हासिल नहीं करते हैं, हम इनसे कोई इस तरह का या इसके लिए कोई काम पेशबंदी नहीं करते कि हम पेशबंदी करें इसके, इनके लिए, इन आफात के लिए। इनको ये तो दुनिया में आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ बलूचिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, दुनिया में सैलाब आते हैं, दुनिया में ये ज़लज़ले आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इन आफात के लिए तैयार कर रखा है। उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने होमवर्क करते हैं, वो तैयारी करते हैं, फिर उसके लिए प्रैक्टिकल में तैयार हो जाते हैं, और जब खुदा न खास्ता कोई आफात आ जाते हैं तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता। वो अपने अवाम को ऐसे उसमें से निकाल लेते हैं कि आप की सोच, हम और आप इस तरह सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो बेचारे एक कशमकश की सूरत हाल में आज तक भी सारे जो सैलाब ज़दगान मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ जितने भी एरियाज़ हमने विज़िट किए हैं, तो उसमें तो कोई ख़ास ऐसी बेचारों की कोई उनकी जो हौसला अफजाई तो क्या कोई देखने भी नहीं गया। ऐसे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ तो आप नसीराबाद डिवीज़न में जा रहे हैं, ये सारे पानी यहाँ तो इस तरफ हमारे साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ तो जो है कि सैलाब आ जाता है, वो उनका फ्लो के लिए कोई स्लोप होता है, वो पानी आ जाता है, तबाही तो कर गया था, लेकिन वो स्लोप के ज़रिए वो पानी निकल जाता है। लेकिन वो हमारे नसीराबाद डिवीज़न में या मुल्हिका इलाकों में ना वो पानी खड़ा रहता है, वो आज तक खड़ा है। तो इनके लिए आज तक हमने सोचा ही नहीं है। तो मैं तो इस गवर्नमेंट को ये क्या बताऊं, मैं तो बोल, ये इनके बस में बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने काम सिरे से किया ही नहीं है, न सोचा है इसके बारे में। ठीक है आगा साहब, आफात के बारे में आगा साहब, क्योंकि मुझे आगा साहब कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, तो इनके लिए प्रिय हम लोगों ने काम करना है। ठीक है आगा साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है और असगर तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली आप इस वक्त भी मेंबर हैं सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के, और इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत क्यों इन मुतासरीन की मदद नहीं कर पा रही है अपनी कैपेसिटी में। मैं एक और बात बदकिस्मती से कहूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो तरीन साहब से ये सवाल मैं जरूर करूंगा कि हमारे पास 1-1 अरब रुपया देने के लिए, 80-80 करोड़ रुपया देने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए, एमपीएस को फंड देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन मुतासरीन के लिए हम कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस विफाक आई कुछ करे। ओ भाई, आपके पास अपनी कैपेसिटी, आपने 18वीं तरमीम में बगलें बजाई, आपने कहा बहुत कुछ हमें मिल गया, आपने क्या किया? ये मेरा सवाल होगा एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में रिहेबिलिटेशन, रीबिल्ड करना है बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और रीसेटलमेंट होनी है। यानी रीसेटलमेंट जो है वो मैं जाती तौर पे समझता हूं बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि रीसेटलमेंट के लिए आपको नया एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, दरियाओं से लोगों को हटाना पड़ेगा, और ये हैं भी वर्नरेबल लोग हैं, ये ज्यादातर गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारे। अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोग अब गुर्बत की लकीर के नीचे अब अपनी जिंदगी गुजारेंगे इस रीसेंट जो डिजास्टर है इसके बाद। असगर तरीन साहब से हमारी राब्ता डिस्कनेक्ट, हम दोबारा कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगा ताकि फिर आगा साहब से भी हम दोबारा कोशिश करेंगे असगर तरीन साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, ज़हूर अहमद आगा साहब की एक बात दिल को छू लेने वाली बात है, हमने तैयारी ही नहीं की, हमें कुछ पता ही नहीं है। यानी नेपाल में भी आया, अभी फिलिपाइन में भी आपने देखा फिलीपींस के साथ क्या हालत हुई, लेकिन उन्होंने भी काफी हद तक नजर आया कि बज़ाहिर तैयारी उन्होंने की हुई थी। मैंने आपको जैसे पहले भी सवाल किया था, हम तैयार ही नहीं है, हमारा कोई उस तरफ रुझान ही नहीं है, बस वजारतें हैं, हुकूमत चलानी है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में तो और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए, तैयारी तो हमारी होनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में पहली दफ़ा तो कोई डिज़ास्टर नहीं आया। यानी बलूचिस्तान जो है वो एक जियोलॉजिकली, हाइड्रोलॉजिकली और क्लाइमेटिकली बड़ी एक्टिव रीजन है दुनिया का। तो जहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे हीट है, जहाँ पे सूरज चमकता है, जहाँ पे हवाएं चलती हैं, जहाँ पे ज़लज़ले आते हैं, उस जगह पे तो ये चीज़ें होती हैं और ऑफ एंड ऑन ये सारी चीज़ें होनी हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हमारे ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं। तो तैयारी का ना होना तो मेरे ख्याल में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तैयारी तो, और देखिए हमारी तैयारी जो है, हमने करना क्या है, हमें सिर्फ अभी तो वही बात मैं दोबारा उस पर अपने पॉइंट पे जाता हूँ कि हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, और इस डिजिटल एज में तो इस वक्त ऐसे ऐसे दुनिया के खित्ते हैं जहाँ पे जाना नामुमकिन है इंसानों का, और वहाँ पे कोई डेटा कलेक्ट करना। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, असगर तरीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। असगर तरीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज। असगर तरीन साहब, कुछ देर कबल ज़हूर अहमद आगा साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की कि हुकूमत की विल होना भी जरूरी है, तैयारी होना भी जरूरी है। पूरी दुनिया में डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, फ्लैश फ्लड आते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं, पहले से तैयारी की हुई होती है। एक तो तैयारी भी नहीं थी, फिर बदकिस्मती से हुकूमत की रस्साकशी का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों में आपको भी याद होगा, हमने इस पे एक शो भी किया था, ये बहती गंगा, जो बिजंजो साहब की बहती गंगा है, इसमें आपने क्यों नहीं नहाया सर? जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसला किया और उसके बाद वो वापस हो गई, क्यों सर? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके न्यूज चैनल का। ये बड़ा अहम टॉपिक है और बलूचिस्तान के हवाले से बिलखसूस बड़ा ये इम्पोर्टेंट इशू आजकल का। यकीनन फ्लड आया है और इतना फ्लड आया है कि बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। जो जानी नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए और उन लोगों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब माली नुकसान हुआ है, जो घर गिरे हैं या बिलखसूस जो जिम्मेदार हजरात के बागात तबाह हो, यकीनन ये इंतहाई एक बहुत बड़ा इशू है। हमें भी इस बात का गिला है कि फ्लड आने से पहले हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी, बल्कि उसके बाद फ्लड आने के बाद फिर हम लोगों ने बाकायदा असेंबली में इस बात को, इस इशू को उठाया कि इसके रिहेबिलिटेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि बहुत बड़ा एक फ्लड है और बहुत बड़ा एक माल नुकसान हुआ है, और आपको पता है हमारे इलाके में ना फैक्ट्री है, ना मिल है, ना कारखाना है। हमारे अक्सर का जो इलाके हैं, जो देहात है, या तो बॉर्डर एरिया से वाबस्ता है और बिलखसूस बहुत ज्यादा एरिया हमारे ज़राअत से वाबस्ता है। तो अगर मैं अपने जिले की बात करूं, जिला पश्चिम की बात करूं, आप आगा साहब भी जिला पश्चिम के रहने वाले, यकीन जानिए कि अरबों का नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो मकानात नुकसान हुआ है, जो घरों का नुकसान हुआ है, वो यकीनन उसकी वो नहीं हो सकती है। असगर तरीन साहब, मैं सब कुछ देख के आया हूं, मैं सब अपनी आंखों से, और आपको भी पता है मैंने आपसे भी राब्ता किया था। यकीनन हुकूमत की इसमें नाकामी है, ना हुकूमत की इसमें नालायकी है। पिछले दिनों जिम्मेदार एक्शन कमेटी आए हुए थे, वो बिजली का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा, इनका जो रिहेबिलिटेशन का मसला है वो हल नहीं हो रहा। अभी तक तो इन्होंने अभी तक ये भी नहीं कंप्लीट किया कि नुकसान कितना हुआ है। तो यकीनन मैं इस बात पे जो है ना, ये सूबाई गवर्नमेंट से यकीनन हमारा भी गिला है, इनके वजीरों से है, हमारा इनकी हुकूमत से है
कि यकीनन ये अमल तेज होना चाहिए और लोगों को इमदाद देनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। आपका गिला है, बिल्कुल आप तरीन साहब सही कह रहे हैं, आपका गिला है, लेकिन इस इक्तदार के तख्त पर तो आप लोगों ने बड़े शायाना शान तरीके से कुदूस बिजंजो साहब को बिठाया था। आपने कहा जाम ने कोई कमाल नहीं दिखाया, कुदूस बिजंजो अब दिखाएगा। लेकिन कुदूस बिजंजो साहब की हालत ये है कि पता नहीं अब मैं अभी क्या बोलूं, लोग जिस तरह कहते हैं कि वो उठते ही देर से हैं, वो मुतासरीन के पास पहुंचते ही नहीं है, तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी? जाम साहब को छोड़ देते, शायद वो कमाल दिखा देते, आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। यकीन जानिए शायद हो सकता है कि जाम साहब, अगर जाम साहब इस वक्त की हुकूमत होती तो इससे भी बदतर हालात होते। अच्छा, ये मैं आपको, हाँ ये मैं आपको बड़े जिम्मेवार एक बड़े अगर जाम साहब की हुकूमत अभी भी होती है, यकीन जानिए कि इससे बदतर हाल होते हैं। कम अज कम इस हुकूमत में ये है कि लोगों को सुना जाता है, कम अज कम लोगों का एक मिलना आसान है, एक अवामी नुमाइंदा जो है ना एक वक्त लेके जा सकता है, एक बात कर सकता है, आपके लिए वहाँ अप्रोच इजेबल है, आप लोगों को वहाँ मिलना इजेबल है, आप इजी से मिल सकते हैं। जाम साहब के दौर में तो यहाँ पे माशाल्लाह था। असगर तरीन साहब आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, असगर तरीन साहब आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, कुदूस बिजंजो साहब तक मेरी आवाज पहुंची कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से वो वजारत आला के मनसब पे पहुंचे, एक मीडिया पर्सन की पहुंच नहीं है, वो जो उनकी तर्जुमान है वो हमारी कॉल ही नहीं अटेंड करती है, और अगर कॉल बदकिस्मती से अटेंड कर दें, हम कहते हैं आकर नुमाइंदगी करें, जवाब दें, तो आगे से उनको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मीडिया सिर्फ हम पे तनकीद करता है। और एक एंकर की अप्रोच नहीं है उनके बाप की बाकी पार्टी के एमपीएस तक या सीएम तक मेरी अप्रोच नहीं, आम आदमी की कैसे अप्रोच होगी सर? जी मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए मेंबर सूबाई असेंबली की बात कर रहा हूँ, मैं एज ए अपोजिशन मेंबर की बात कर रहा हूँ कि जब भी हमने जिस दिन भी चाहा, हमने, मैं को अल्फन में कह रहा हूँ कि जब भी चाहा, जिस दिन भी चाहा, हमारे लिए मिलना आसान था। आपने जाम साहब की मिसाल दी, जाम साहब को कोट किया, अपने उनकी गवर्नमेंट को कोट किया है। हाँ। मैं आपको बड़े जिम्मेदार से कह सकता हूँ कि शायद वो अगर इस वक्त हुकूमत में से इससे भी बदतर हालात होते तो आने वाले दिनों में हमें भी है नहीं, आपके पास आप तो जाएंगे नहीं सर, आपके लिए तो मजबूरी है ना। आपको तो अगर उन्होंने स्पेस नहीं दी, अगर उन्होंने आपको मौका नहीं दिया, आप फिर उन पे तलवार लटका देंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। आप तो उनको डराएंगे थोड़ा ना, हमसे डरते नहीं है। मुझे पता है जाम साहब किससे डरते थे। जाम साहब मीडिया को सर जवाब बहुत अच्छा देते थे, मैं ये बात मैं कहूंगा, बिल्कुल इस बात में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनके जो पार्टी के नुमाइंदे थे वो कम से कम मीडिया में आके काउंटर जरूर करते थे, नैरेटिव अगर उनके खिलाफ बन रहा होता था या कोई तनकीद होती थी। देखिए जी बात ये है कि ये इसका ताल्लुक जो है ना वो सूबाई हुकूमत ही दे सकती है। मैं वैसे अपोजिशन मेंबर अपनी बात करूंगा या अपनी जहां तक हमारे अपने हल्के की बात है या हमारे सूबे की बात या बलूचिस्तान की बात या फ्लड की बात है या जो मुश्किलात हमें दरपेश है, जो हमारे लोगों की मुश्किलात दरपेश है या जो नुकसानात हुए, मैं उससे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है असगर तरीन साहब, आप, मैं नो डाउट आपकी जात की अगर बात हो तो अब मैं इस वक्त ऑन एयर ये बात कह रहा हूं कि मैं जब पशीन गया, एक बंद खुशदिल खान का एक बंद था, टूटा हुआ था, मैंने आपको कॉल किया, आपने अगले ही दिन वहां पे काम किया, आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया। देखिए हम इस चीज को हम नहीं नजरअंदाज कर सकते, लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान के लोगों को क्या जवाब देंगे? यानी बलूचिस्तान के लोग बेयारो मददगार पड़े रहे, वो पैसे डेरी लरी, बलूचिस्तान के बंदों के पास पैसे बहुत हैं, अपनी मदद खुद ही कर दें, हुकूमत अपने मजे लेती रहे, तो ये तो बलूचिस्तान के लोग। डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। यकीनन लोग परेशान है, बिलखसूस जिम्मेदार आजाद बहुत परेशान है। बिजली का मसला बहुत ज्यादा यहाँ पे है कि बिजली बिल्कुल ना होने के बराबर है। पिछले दिनों जिम्मेदार हजरात से हमारी मीटिंग हुई है, एहतजाज उनका था कि हमें 1 साल का बिजली का बिल माफ किया जाए, जरी कर्जे माफ किया जाए। इतना बड़ा फ्लड है, नुकसान है, यकीनन इस पे अभी तक कोई 1% भी काम नहीं हुआ। मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ। ये मुतालबा हमने, मैं आपको अपनी स्पीच व्हाट्सएप कर दूंगा, यकीनन हमने ये मसला असेंबली में बारहा उठाया, 2-3 दफा उठाया और सीएम के साथ भी उठाया कि काइंडली अगर आपका पैसा नहीं है, आपके पास यहाँ बलूचिस्तान में मसला है, मसाइल है, तो फेडरल से बात करें, फेडरल से लेकर इन लोग को कंपलसेट करें। यकीन करें हमारे लोग डॉक्टर साहब तबाह हो गए हैं। अच्छा असगर तरीन साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर मैंने आगा साहब की तरफ भी क्वेटा स्टूडियोज बढ़ना है, ब्रेक के बाद फिर आप हमारे साथ या मजीद भी इस पर डिस्कशन करिए। सिर्फ मुझे एक चीज की तस्दीक कर दीजिएगा, अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ दिन पहले एमपीएस को फंड दिए गए थे? देखिए जी एमपीएस को और उनको तो फंड तजावीज में दी थी, लेकिन उसमें अभी तक किसी किस्म का 1 रुपया न रिलीज हुआ है, न उसकी ऑथराइजेशन हुई है। ओ ठीक है ठीक है, ये बड़ा एक अहम नुकता था। ये उस पे किसी किस्म का रिलीज नहीं हुआ। जो ऑनलाइन स्कीमात है उनके शायद तो फंड उनको मिल रहे हो, जो न्यू स्कीमात है उसमें अभी तक कोई भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है।
अच्छा, अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल वो आप लोगों को वादा करके मेरे ख्याल में अपने को एतमाद की वोट से जो है ना वो अपने को बचा के उन्होंने वजारत आला तो उनके पास आज है, लेकिन चले रिलीज हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक हम भी सियासी लोग सियासी सोच सकते हैं, इसलिए हर बात हमारी भी नजर है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। नहीं असगर तरीन साहब, मैं ओवरऑल पूरे सिस्टम की बात करूं, बदकिस्मती है हमारी। असगर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद ज़हूर अहमद आगा साहब साबिक गवर्नर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसन अब्बास हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं और बलूचिस्तान के डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और रिसेंट जो फ्लैश फ्लड था उसके हवाले से आपने बड़ी अच्छी आज आपने इंट्रो में भी बात की, स्टार्ट में भी बात की, मजीद भी इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सैयद ज़हूर अहमद आगा साहब कोयटा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सीलेंसी हमें अपने कीमती वक्त से हमेशा नवाजते रहते हैं। आगा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक गिला आपकी जमात से भी बनता है और खान साहब जो हैं वो भी बलूचिस्तान के हुकूक की तो बहुत बात करते थे, लेकिन आजकल वो सिर्फ ऑडियो में फंसे हुए हैं और गद्दार वाला मामला चल रहा है सर, और मजहबी टच वाला हर चीजें चल रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की दादरसी के लिए पूछने के लिए खान साहब नहीं आए हैं। सर कोई आप पैगाम ही दे दें। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ मैं आपको एक तस्हीह कर दूं, हमारे पार्टी की तरफ से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आए थे अभी, उन्होंने नसीराबाद का एक मुख्तसर दौरा तो किया, और ख़ान साहब का जहाँ तक आप कह रहे कि कंसर्न बिल्कुल है ख़ान साहब का, और ख़ान साहब ने जो इतना बड़ा अभी जो ये फ़ंड जमा किया है, ये इसमें ये 2-3 मेरे ख्याल में जो उन्होंने नशिस्त उनके साथ वो की है, तो उनमें तो अभी तो उन्होंने, आज मैं देख रहा था कि डेरा इस्माइल ख़ान में उन्होंने चेक्स तकसीम किए, और इसी तरह इंशाल्लाह अगली दफ़ा बलूचिस्तान की बारी आएगी और बलूचिस्तान के लोगों में भी बिल्कुल वो तकसीम करेंगे ये चेक्स और ये पैसे वो तकसीम करेंगे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ NGOs के साथ जो मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ख़ुद देखा है, NGOs जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने भी दिल खोल के मदद की, और ख़ास तौर पर जो PTI से जिनका ताल्लुक़ है, और उससे ओवरसीज़ का तो तकरीबन 80% जो है पाकिस्तानी जो जितने भी हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है। उन्होंने भी यहाँ मेरे पास ख़ुद भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है यहाँ इन लोगों की। नसीराबाद डिवीज़न गए जहाँ हम, आप यकीन करें, इजीली नहीं जा सके, वो लोग गए और उन्होंने बाकायदा तस्वीरें मुझे भेजी हैं, और लोगों में टेंट्स और आगा साहब कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवरसीज का जो फंड है ये भी रोशन डिजिटल अकाउंट की तरह साबित ना हो जाए। वो रोशन डिजिटल अकाउंट था ना सर, वो $2 अरब आए थे, फिर खान साहब ने एक अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर टेलीथॉन तो की थी, बिल्कुल 2-3 दफ़ा की थी उन्होंने। जितने पैसा इकट्ठा किया वो सारी दुनिया को पता है, और इंशाल्लाह एक एक पैसा जो है इसी पाकिस्तानी कौम और जो इफ़ेक्ट हुए, ये इफेक्टीज है, ये फ्लड इफेक्टीज है, इंशाल्लाह उनमें बिल्कुल डिवाइड होगा। ये तो इंशाल्लाह गारंटी है, सारी दुनिया को पता है और सारी कौम को पता है कि खान साहब ये करते हैं। नहीं, ये हुआ है, और ये उन्होंने एहसास प्रोग्राम में भी ये सारे पाकिस्तानी कौम को ये बताया कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो उन्होंने एक सिस्टम रखा था जहाँ गरीब से गरीब जो भी थे वो उनमें ये रकम तकसीम हुई है, न कि 17 ग्रेड या 18 ग्रेड या 19 ग्रेड के लोगों ने वो फंड्स उनके लिए मुख्तस हुए या वो उनसे फैसिलिटेट हुए। तो ये सारी कौम को पता है इंशाल्लाह। खान साहब की दयानतदारी में 1% भी कोई भी उनका दुश्मन भी उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब, मैं और आप इंशाल्लाह इस पे गारंटर है, और हम इसकी गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, अगर उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन वो आप वाली बात है कि जो नेट अवेलेबल इनके पास रिसोर्सेज है, ये इनके ज़रिए इन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। जो इतने ये फंड्स आपने बिल्कुल असगर जान तरीन साहब से पूछा आपने कि उन्होंने आपको फ़ंड दिया, तो बहुत सीक्रेट बात आपने पूछी उनसे। मेरा तो काम ये यही तो आगा मेरे ख्याल में नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि फंड्स तो मिलते हैं, फंड्स तो मिलते हैं इनके, बिल्कुल आपका काम यही है, लेकिन हकीकत गोई करनी चाहिए।
असगर तरीन साहब भी हमारे इसी इलाके के हैं, इसी पशीन जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ उनका भी ताल्लुक़ यही पशीन से है, और उसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर जो है बहुत हद तक तबाह हो गया है। और जहाँ गवर्नमेंट की मैं गलती समझता हूँ या गवर्नमेंट की कोताही मैं समझता हूँ, उसमें से बहुत से ये फ्लड इफेक्टिव्स जितने भी हुए हैं, उन्होंने ऐसे जो नदी नालों में हमारे जो ऐसे, मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेदारान ने स्कीमात बनाए हैं उसमें। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको ना छोड़े, ये नेचुरल फ्लो जो है पानी का, वाटर का, वो लोग रोक लेते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हुआ है, तो आपको भी पता है इस बात का। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये कभी भी मैं जो कह रहा हूँ कि उन्होंने काम करना चाहिए इस पर, कि ये जो नदी नालों का रास्ता जो रोक के रखा है, किसी के वह गुमान में भी नहीं आया कि भाई अल्लाह ताला नऊज बिल्ला, बिल्कुल अल्लाह ताला की रहमत से वो इंटरेस्टिंग, आपकी बात से बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें एक पहलू है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जब मैं कोयटा गया तो सबसे मुलाकातें हुई, इंतजामिया से पूछते थे तो इंतजामिया कहते थे भाई हमारी कारकर्दगी बहुत आला है। पीडीएमए के पास गए, उन्होंने विजिट कराया, उन्होंने कहा हमारी कारकर्दगी भी बहुत आला है। हुकूमत वक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि जी कुद्दूस बिजली साहब का तो विजन ही कमाल का है। तो फिर आखिर में बच गए मुतासरीन। फिर मैंने कहा है कसूर सिर्फ और सिर्फ मुतासरीन का है, बाकी कोई भी कसूरवार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है बस मुतासरीन का ये एहतसाब करना चाहिए, बाकी तो सारे बरी जिम्मा है। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई शक नहीं। मुतासरीन अब भी मुतासरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, हकीकत गोई करनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे आम आदमी, सब हो। हम सबको ये चीज़ नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए हमें कि ये आफात हमारे सूबे में गाए बगाए आते हैं, तो इनके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। ये कैसे हम जो अगर इस तरह ख्वाब गफलत में सोए रहें और सोते रहें और मज़ीद भी हमने इस तरह इबरत हासिल नहीं की या मज़ीद हमने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया, तो ये मज़ीद नुकसानात होते रहेंगे और यही आवाम इसी तरह पिसती रहेगी, यही आवाम इसी तरह ख्वार उजार होती रहेगी। बहुत आप देख लीजिए कोयटा में जितने या फ्लड इफेक्टीज आए हैं उनके लिए जगह जगह कैंप्स लगाए हैं मुख्तलिफ NGOs की तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई बड़ा इकदाम नहीं देखा। सारी जो किए वो NGOs ने किए या बाहर जो मैं आपको बता रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किए या यहाँ के मुकामी लोगों ने खुद अपनी मदद आपके ज़रिए आपने किए, मैंने किए, दूसरों ने किए, सब ने उठ के वहाँ जितनी मदद उनसे हो सकती थी वो उनकी मदद किए। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम एक आम आदमी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट, ये डॉक्टर साहब जो आपसे पहले जो बात की थी, मुझे इनका नाम नहीं आता, जी, डॉक्टर हसन अब्बास साहब, उन्होंने कहा था डेटा सारा गवर्नमेंट के पास। डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन डेटा जो है वो सारी गवर्नमेंट के पास सारा डेटा पूरे सूबे का मौजूद है। अगर सूबा, इसमें कोई शक नहीं है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का तकरीबन आधे रकबे पर मुहित है। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये डेटा सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास है, सारे DCs के पास अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डेटाज हैं वो हैं, मौजूद हैं। लेकिन इस पे वो आप वाली बात है, विल की ज़रूरत है, इस पे करने वाली बात आ जाए, इसमें नीयत आ जाए कि हमने ये करना है, हमने ये फ्लड के लिए क्या पेशबंदी करनी है, हमने अर्थक्विक के लिए क्या पेशबंदी करनी है, हमने और जो आफात आते हैं हमने उनके लिए क्या पेशबंदी करनी है। तो इनके लिए अगर हम पहले से सोच लें और इनके लिए काम कर लें तो फिर हमें मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी। वोट मिला है, अपोजिशन को भी वोट मिला है, MNAs जितने सबको वोट मिला, इन्हीं पाकिस्तानियों ने दिए, एलियंस ने तो नहीं दिया। ये कह देना कि सिर्फ हुकूमत वक्त नहीं है सारा काम करने, वफाकी हुकूमत नहीं काम करना है। आपने कहा जी खान साहब को बड़ा एहसास है, एहसास प्रोग्राम की बात की। मुझे तो लगता है एहसास प्रोग्राम जो है वो अभी आपके आने वाले धरने में बह जाएगा और जो बचा कुचा होगा वो जेल भरो तहरीक में होगी। सारे तो अभी जेल जाने चाह रहे हैं आप लोग, बलूचिस्तान तो फिर लावारिस रह जाएगा। नहीं, देख मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। वो उन्होंने लोगों के हकूक़ में और प्रोटेस्ट में, लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने में, इनमें डिफ्रेंशिएशन आपको भी पता है, सारी कौम को पता है। इसीलिए सारी कौम इतनी खुदा न खास्ता बेवकूफ़ नहीं है कि वो सारी कौम अब इमरान खान के पीछे है। सारी कौम इमरान खान की एक अपील या एक कॉल के पीछे है और वो जो कॉल देते हैं वो सारे पाकिस्तान में उमड़ पड़ते हैं। तो ये लाजमी बात है कि उस लीडर ने, इमरान खान ने
इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो कुछ किया है, वो प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल हमेशा प्रैक्टिकल काम में कभी भी आपको जरूरत नहीं होती कि आप एक्सप्लेनेशन दें, वो आपका प्रैक्टिकल खुद बोलता है। ये कहा कि कौम खान साहब के पीछे, आपने बिल्कुल ठीक है, ये वो वाली मिसाल कहीं ना बन जाए कि जब गोरम खान था, वो खान साहब गोरी आसमान था। कोई ऐसा मामला तो नहीं, क्योंकि पूरी कौम तो खान साहब के पीछे, खान साहब नीचे देखते ही नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब बिल्कुल देखते हैं। खान साहब का अगर ये विजन ना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी कौम बहुत बाशऊर है और उनमें शऊर आ चुका है, और पहले की तरह नहीं है, पहले अदवार की तरह नहीं है। सारे समझते हैं, सारे पोलाइट लोग हैं, सारे बाशऊर लोग हैं, सबको पता है कि भाई हमारे साथ क्या होता रहा है पिछले अदवार में, ये इतने अरसे में हमारे साथ क्या होता रहा है, और जो बात खान साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, ये भी सबको पता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंट में एक मिसाल आपके सामने रख लेता हूं कि ये रिजीम चेंज का जो कुछ हुआ है, तो ये इनका प्ली इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने यही लिया था कि नाअहली है, नालायकी है और महंगाई है, और ये लोग नहीं कर सकते। ये महंगाई यहाँ तक पहुँचा दी है, लोग मर रहे हैं, और चले ये हो गया। उन्होंने रिजीम जिस तरीके से लाए वो आपको भी पता है, सारी कौम को पता है कि उन्होंने किस तरह से रिजीम चेंज की। चलो रिजीम चेंज करके ये लोग आ गए, तो अब इनका रिजल्ट क्या है? इन्होंने क्या किया? डॉलर आज किसी कोई बताए कौम को? ये लोग खुद एक्सप्लेन करें कि डॉलर कहाँ है। आप महंगाई के बता दें, इन्फ्लेशन का रेट क्या है। आप मुझे एक्सपोर्ट्स का बता, आप मुझे एक्सपोर्ट्स का बता दें। आप मुल्क में और तरक्की का जाल उन्होंने बिछाया था, उनका आप बता दें। आगा साहब, मैं ये चाहूंगा आपको अपने अगले शो में जो हमारा ये क्या शो होता है, देखें जिस मकसद के लिए लोग आए थे, जिस मकसद के लिए ये लोग आए थे, मैं थोड़ी डॉक्टर साहब, जिस मकसद के लिए आए थे, मैं ये कह रहा हूं, वो मकसद तो फ्लॉप हो गया। उस मकसद में तो ये लोग फेल हो गए। आगा तो साहब, जब मैं फेल हो बिल्कुल गए, आपकी फिर बात से इत्तेफाक करता हूं, आपकी काफी बातों से इत्तेफाक करता हूं। कोई पूछने वाला आ जाए हमारा कि फोकस इस कौम के साथ जो ये कुछ किया है, और हमारी कोशिश ये कि हम बलूचिस्तान पे आज बात करते हैं। बिल्कुल आपकी बात में समझ सकता हूं, मेरी ख्वाहिश भी है, बल्कि मैं आपको अभी ऑफर करता हूं, मेरा अगला शो होगा ओवर द फेंस, जिसपे मैं पाकिस्तान की जो ये मौजूदा सियासी दंगल है इस पे मैं बात करूंगा, तो आपको मैं खुसूसी तौर पे मदऊ करूंगा। ये आपने बेस छेड़ी डॉक्टर साहब, आपने बेस छेड़ी जब भी, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। मैं बलूचिस्तान के लोगों की बात कर रहा था, फ्लड के इर्द गिर्द रहना है। मेरे पास बलूचिस्तान के लोगों के और सिंध के लोगों के जहां फ्लड आए उनके बारे में ठीक है। मैं तरीन साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब बहुत कम रह चुका है। तरीन साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी बातें हो गई, अब आप ये बताएं कि आप लोगों की जाम कमाल साहब से कोई आजकल राब्ता है? क्योंकि कुदूस बिजंजो साहब तो उनके घर गए थे मुलाकात करने, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे सियासी इख्तिलाफ है, जाती इख्तिलाफ नहीं है, और सुना था नई सफबंदी भी हो रही है। तो आप लोगों ने कुदूस बिजंजो साहब की ये ऑफर कबूल क्यों नहीं की? सर डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है कि फ्लड पे प्रोग्राम हो रहा है, और जब भी कोई कुदरती आफात आते हैं तो ये हर बंदे का फर्ज है, हर बंदे पे यह लाजिम है कि वो अपना हिस्सा डाले इस आफत में, और लोगों को, इस मुल्क को, इस वतन को इस आफत से बचाएं। जी। दूसरी बात आपने की, आगाज साहब ने की, खान साहब की, कि जी खान साहब ने जो है ना बड़ा उन्होंने एक किरदार एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात की और बात की। देखिए जी, लोगों का एहसास होना चाहिए लोगों के दिलों में, ठीक है ना। जब ये फ्लड आया, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने या खान साहब ने अपना जलसा मनसूख किया हो, या वो हेलीकॉप्टर से उतरे हो, या उन्होंने अपना जलसा मनसूख किया, प्रोग्राम मनसूख किया हो। अगर उनकी दर्द होता है उनके सीने में लोगों का, या पाकिस्तान के, या अवाम का, या जो तबाही हुई इस मुल्क में, या जो लोग शहीद हुए इस मुल्क में, तो मेरा ख्याल है उनको अपना ये प्रोग्राम जो है ना, ये सियासी प्रोग्राम 2-3 महीने के लिए मौखर करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से असगर तरीन साहब, एक सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ काट देता हूँ। पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान आप एक बता दें कि जिन्होंने इस फ्लड के लिए इतना फंड रेजिंग की। चित्राल में आपने देखा 3-4 जवान जो वहाँ के 7 घंटे से नदी के दरमियान खड़े थे, उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया है। वो हेलीकॉप्टर सरकारी केपीके का हेलीकॉप्टर इनके गश्त के लिए इस्तेमाल होता रहा। ये तो एहसास करने वाली बात है, हर बंदा एहसास करे। अगर मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बोलेगी अपोजिशन नहीं कर रही है, मेरी बात कहेगी
फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये बड़ा अफसोस का आप मेरी बात सुन तरीन ले, साहब, आप तरीन साहब, आप थोड़ा सा बात क्योंकि सुन लें। हमारी हम आपको पता है हमारी रोजी रोटी का मसला है, हमारा कमर्शियल आ जाता है, बीच में बात सुने तरीन साहब, बात करने के लिए तरीन साहब, बड़ा अफसोस है। नहीं, बात तरीन सुने, साहब, इस पे डिबेट होगी। तरीन साहब, आप मुझे सुने थोड़ा सा प्लीज। सुन ले मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बात करें तरीन साहब, के फ्लड के बारे में तरीन बात साहब, करें। मेरा सवाल कहाँ गया? मेरा सवाल भी सैलाब की नजर हो गया। अफसोस है। तरीन साहब, मेरा सवाल भी फ्लड के सैलाब बारे की में नजर हो बात गया। करूंगा। तरीन साहब, मेरा सवाल सैलाब की मैं नजर हो गया। आपको फ्लड के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा मैं अफसोस डॉक्टर है, साहब आगाज साहब इनसे माशाल्लाह फ्लड के बारे में एक क्वेश्चन करूंगा गवर्नर भी देख कि चुके आप हैं। ये बता वो तो दें देखिए जी, कि उन्होंने- पाकिस्तान उनके में खान साहब ने किसी मुझे भी बताया, सियासी फ्लड में सियासी किया क्या लोगों के लिए मुझे आप बताएं। आप मेरी बात सुने, कोई भी सियासी कोई भी पॉलिटिकल लीडर बताएं जिन्होंने इतनी फंड रेजिंग की है फ्लड इफेक्टिव के लिए, तो ये कोई भी बता दे ये इनके लीडर ने क्या किया है, ये और लोगों ने क्या किया है, आप ये बता दें। फ्लड्स के बारे में हम बता रहे हैं। एक्सीलेंसी असगर तरीन साहब, आपका बहुत आप लोगों का शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि इस पे मैं तवील तरीन एक डिस्कशन हो, आप भी इस्लामाबाद स्टूडियोज तशरीफ लाएं। आगा साहब, आप भले इस्लामाबाद में हो या कोयटा में हो, तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर हसन साहब ने कोई एक लाइन बोल दें सर, क्योंकि हमारा कमर्शियल अब मुझे जो है कह दिया गया कि जी फिनिश्ड, वन लाइन। एक लाइन में बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन डॉक्टर साहब मैं एक लाइन बोलूंगा, वो आप जरा मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी जी है। प्लीज, वन लाइन। देखिए, वन लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए आपकी और जो तरीन साहब की कन्वर्सेशन हुई है उसमें मैंने एक चीज़ पिक की है। वो चीज़ क्या पिक की है? आपने कहा कि मैं पशीन गया, मैंने बंद टूटा हुआ देखा, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बंद को ठीक करा दिया। इसके बीच में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी मुज़बिर है। अगर आपको ठीक इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप रिएक्ट करते हैं, और मैं यही बात कर रहा हूं कि आपके पास साइंटिफिक डेटा है, आप उसको इंप्रूव करें।